हेलो बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 18 स्टार्ट होगा और इसमें हम लोग बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 18 है। तो मैं रोहित कुमार आप सबों का अपने क्लास में वेलकम करता हूं। और बच्चे, मैं बीएससी बायोटेक पटना यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन किया हूं और करंटली मैं एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस इग्नू से ऑब्टेन कर रहा हूं। तो बिना देर किए हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे, इस क्लास में हम लोग आज पढ़ने क्या क्या वाले हैं उसको जरा हम लोग पहले देख लेते हैं, है ना। तो आज जो टॉपिक कवर होने वाला है, तो टुडेज टॉपिक क्या होने वाला है बच्चे, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा होगा कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। एक बेसिक हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे एंड देन एंड देयर फिर हम लोग बॉडी फ्लूइड्स पढ़ेंगे कि बॉडी फ्लूइड्स होता क्या है ना, और कितने तरह के बॉडी फ्लूइड्स हैं ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में पाए जाते हैं, वो करेंगे। और डिटेल इसी दो टॉपिक में आज का हमारा सेशन होने वाला है। इसी दो टॉपिक पे आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन दो चीजें हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन इज द अनदर पार्ट, बॉडी फ्लूइड्स इज द फर्स्ट पार्ट। तो बॉडी फ्लूइड्स में इंट्रोडक्शन क्या, आखिरकार फ्लूइड्स की क्या आवश्यकता पड़ गई हमारे बॉडी में। फ्लूइड्स को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स को हम लोग बोलते हैं कि फ्लूइड्स मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो चीज़ सर्कुलेट कर रहा है, जो चीज़ मूव ऑन कर रहा है हमारे बॉडी में, जो रोटेट कर रहा है, जो सर्कुलेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड्स, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स उसी को हम लोग बोलते हैं जो हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। आखिरकार इस सर्कुलेटरी फ्लूइड की आवश्यकता क्या पड़ी, हम लोग अगर बात करते हैं तो आखिरकार इस सर्कुलेटरी फ्लूइड की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी फ्लूइड में हम लोग ये जान रहे हैं कि नीड क्या है। तो इस नीड में हम लोग ये समझेंगे कि जैसे सर्कुलेटरी फ्लूइड हम लोग बात कर रहे हैं तो ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया। तो ब्लड और लिम्फ की आवश्यकता क्या पड़ी हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड। सर्कुलेटरी फ्लूइड की आवश्यकता क्या है, इसी क्वेश्चन से आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे कि नीड क्या है। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड का नीड इसलिए बच्चों, टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ने जिस न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट किया है, वो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट बॉडी सेल्स तक जाएगा कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ दैट सर्कुलेटरी फ्लूइड, या जिसको हम लोग बॉडी फ्लूइड्स बोल रहे हैं। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही वो न्यूट्रिएंट्स जाएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम लोग बात करते हैं, कहता है टू हेल्प्स इन circulation of respiratory gases, ठीक है। टू हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, रिस्पायरेटरी गैसेस का सर्कुलेशन करवाने में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग करेंगे टू हेल्प्स इन excretion ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है। तो ये तीन कारण है जिसका ये परफेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर अगर बात करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ द सर्कुलेटरी फ्लूइड, सर्कुलेटरी फ्लूइड का क्या आवश्यकता है, इस पे अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो इसमें कहता है कि क्या आवश्यकता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड की क्या जरूरत है। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड अगर नहीं रहा तो क्या होगा कि डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के हर सेल्स तक नहीं पहुंचेगा। हर बॉडी के हर सेल्स तक जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, हर बॉडी के हर सेल्स तक जो न्यूट्रिएंट पहुंचना चाहिए, वो सर्कुलेटरी फ्लूइड के थ्रू ही पहुंचेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका मैंने लिखा टू हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ द रिस्पायरेटरी गैसेस। जो रिस्पायरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन हो गया या CO2 हो गया, बॉडी के सेल के इनसाइड जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ उनको लंग्स तक लाना
और लंग्स से ऑक्सीजन को लोड करके फिर से वापस सेल्स तक ले जाना, इनका काम क्या है? सर्कुलेशन है। जैसे कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करवा करके या कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करवा करके, तो इस सारे कामों में कौन हेल्प कर रहा है? सर्कुलेटरी फ्लूइड हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे बड़ा पॉइंट है ये, टू हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट। जो बॉडी के अंदर, अगर आप एनसीईआरटी बुक देखिए तो एनसीईआरटी बुक में साफ लिखा गया है कि हेल्प करता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड हेल्प करता है किस काम के लिए? तो टॉक्सिक वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर, उन सारे टॉक्सिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव आउट करने के लिए भी सर्कुलेशन की आवश्यकता होती है, सर्कुलेटरी फ्लूइड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी फ्लूइड में बात करेंगे तो सर्कुलेटरी फ्लूइड में ही आपका एक और चीज़ है, दैट इज द ब्लड और लिम्फ। ये दोनों चीज़ है। ब्लड, अगर हम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट है? जैसे कि वी आर द ह्यूमन बींग्स में हमें पता है कि सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या होगा? ब्लड और लिम्फ होगा। वी आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो सभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना है ब्लड को। अगर ब्लड है, लिम्फ है, तो सर्कुलेशन प्रॉपर ढंग से होगा। सर्कुलेटरी वेस्ट जो आपका वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, रिस्पिरेटरी गैसेस को ले जाना या न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करना, ये सारा का सारा काम सर्कुलेटरी फ्लूइड के थ्रू ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड सभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ब्लड पे हम लोग डिटेल बॉडी फ्लूइड जब करेंगे तो उसमें आएंगे। ठीक है, लिम्फ की बात करते हैं तो लिम्फ भी सिलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स को लाना ले जाना या सिलेक्टेड मटेरियल को बॉडी से बाहर करना, एक्सक्रीट आउट करना, उसमें मदद करता है। ठीक है, तो 2 सर्कुलेटरी फ्लूइड हो गए। कितने सर्कुलेटरी फ्लूइड हो गए बच्चे? 2 सर्कुलेटरी फ्लूइड हो गए, 2 सर्कुलेटरी फ्लूइड हो गए। इन दोनों सर्कुलेटरी फ्लूइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक हो गया आपका ब्लड, पहला सर्कुलेटरी फ्लूइड आपका हो गया ब्लड, और दूसरा सर्कुलेटरी फ्लूइड हो गया आपका पहला सर्कुलेटरी फ्लूइड हो जाएगा आपका ब्लड और दूसरा सर्कुलेटरी फ्लूइड हो जाएगा आपका लिम्फ। तो आज के क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में डिटेल करेंगे, है ना। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग ये कुछ और बातें समझेंगे। इनमें ये लिखा गया है कि सर्कुलेशन अगर नहीं हो तो क्या होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं कि यहाँ पे जो हम लोग ऑलरेडी लिख रखे हैं कि अगर प्रॉपर ढंग से सर्कुलेशन नहीं होगा तो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होगा, पहला चीज़। दूसरा कि प्रॉपर अमाउंट में बेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। तीसरा चीज़ कि प्रॉपर अमाउंट में रिस्पिरेटरी गैसेज नहीं जा पाएगा, है ना। तो दीज आर द इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी फ्लूइड। कि सर्कुलेटरी फ्लूइड्स अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिला, हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिले, तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स में अगर हम लोग बात करते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स है क्या, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो है हमारा बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, जो कि हमारा आज का हेडिंग भी है बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड्स में तो बॉडी फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं तो बॉडी फ्लूइड्स है क्या। तो बॉडी फ्लूइड्स में कहता है कि द फ्लूइड्स विच सर्कुलेट इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, वह फ्लूइड जो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। ठीक है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि द फ्लूइड विच सर्कुलेट इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो फ्लूइड सर्कुलेट करता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बॉडी फ्लूइड्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये बॉडी फ्लूइड्स 2 तरीके का, जो कि ऑलरेडी मैंने बता रखा आपको। पहला हो जाएगा आपका ब्लड हो जाएगा, ब्लड एंड लिम्फ आर 2 सर्कुलेटरी फ्लूइड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे किस पे? ब्लड पे, कि ब्लड है क्या, है ना। तो ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड पे ये लिख लीजिएगा बच्चों। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड है क्या, है ना। ब्लड के बारे में बात करेंगे कि ब्लड है क्या। तो ब्लड में हम लोग ब्लड को क्या करेंगे? 2 तरीके से ब्लड को डिवाइड करेंगे। कितने तरीके से ब्लड को डिवाइड कर रहे हैं? 2 तरीके से।
यानी ब्लड के बारे में सबसे पहले डिवाइजन तो हम करेंगे, लेकिन ब्लड है क्या पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो ब्लड इज अ स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या लूज कनेक्टिव टिश्यू का भी एक पार्ट है ये ब्लड। ब्लड को हम लोग कहते हैं कि ब्लड क्या, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, जो क्या कर रहा है, डिफरेंट सर्कुलेशन करवाने में मदद कर रहा है। हमारे बॉडी में जनरली ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड 5 लीटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके की बात की गई है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा की, है ना, आप पढ़िएगा जब कंटिन्यू होगा तो उसमें आप पढ़ेंगे हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी में फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइलम पोरीफेरा में एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बाथ स्पॉन्जेस, जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं। तो इन स्पंजेस हो गया या सिलंट्रेटा हो गया, सिलंट्रेटा की बात करें या स्पॉन्जेस की बात करें तो उनमें ऐसा नेचर ने डेवलपमेंट कर रखा है कि उसमें क्या हो रहा है कि वो अपना जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, और वहाँ पे स्पॉन्जेस में ऑस्टिया और अस्कुलम प्रेजेंट है। ऑस्टिया दैट इज की जहाँ से पानी आपका या बॉडी फ्लूइड्स के रूप में या पानी जो आपका है ऑस्टिया के थ्रू इन हो रहा है और ऑस्कुलम के थ्रू आउट हो रहा है, उसी में क्या करता है कि बॉडी सेल्स में जो रिस्पायरेटरी गैसेस हैं या जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं। ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो मूव कर जाएगा सेल से। सेल में जो आपका हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ आ जाएगा, सेल से बाहर आ जाएगा, और जो यूजफुल वेस्ट प्रोडक्ट है वाटर से लेकर के यूजफुल जो प्रोडक्ट होंगे वो वाटर से सेल में चला जाएगा। तो वहाँ पे कोई ज़्यादा एडवांस टाइप का सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं प्रेजेंट होगा, ज़्यादा एडवांस टाइप का कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग जनरली अभी बॉडी फ्लूइड्स में हम लोग पहले ब्लड के बारे में करेंगे। तो ब्लड को मैंने बताया कि ब्लड में आपका, और सेम चीज़ जैसे कि हमने पोरीफेरा की बात की, तो पोरीफेरा के जैसा ही आपका सिलंट्रेटा में भी प्रेजेंट होगा। सिलंट्रेटा में भी सिंपली उसी तरीके से डिफ्यूजन का मैकेनिज्म के थ्रू हार्मफुल सब्सटेंसेस का क्या होना है, हार्मफुल सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन होना है, और उसी तरीके से वो सर्कुलेशन को कंप्लीट करवाता है, ठीक है। तो ब्लड के बारे में सिंपल सी बातों में हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड क्या है, एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों, वो कर रहे हैं हम लोग ब्लड में अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्लड के बारे में अभी तक हम लोगों ने देखा कि बॉडी फ्लूइड्स में बेसिकली एक इंट्रोडक्शन देखे हैं। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे वो देखेंगे बॉडी फ्लूइड्स में जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं वो है ब्लड, कि ब्लड होता क्या है ना। तो ब्लड के बारे में सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि ब्लड के बारे में इट इज अ स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी कि ब्लड में अगर हम नेक्स्ट टू द पॉइंट बात करते हैं तो ब्लड और क्या क्या कंसीडर करता है, ब्लड के अंदर क्या क्या कंटेंट करता है, इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो ब्लड के अंदर आपका मेनली प्रेजेंट होगा फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या प्रेजेंट होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, और एक और चीज प्रेजेंट होगा आपका दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट। इसके अंदर प्रेजेंट होगा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो यानी कि ब्लड के बारे में, यानी कि अभी हम लोग देखें कि ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो सर्कुलेट कर रहा है, हायर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो सर्कुलेट कर रहा है वो क्या सर्कुलेट करेगा, ब्लड सर्कुलेट करेगा। क्या सर्कुलेट करेगा, ब्लड सर्कुलेट करेगा। तो इस ब्लड में अगर हम लोग नेक्स्ट टू द बात करते हैं तो ब्लड का जो बेसिक डिफिनेशन अगर देना होगा तो ब्लड के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कंसीडर करता है, यानी इसके अंदर जो कंटेन करता है आपका फ्लूइड मैट्रिक्स, पहला चीज कंसीडर होगा या पहला चीज उसके अंदर जो होगा वो होगा आपका फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, दूसरा आपका होगा प्लाज्मा, और तीसरा होगा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड जनरली एक पॉइंट और हम लोग लिख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी में जो ब्लड होगा वो ब्लड होगा नियरली 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स स्पेसिफिक में बता देता हूँ। ह्यूमन बींग्स में नियरली आपका 5 लीटर ब्लड जो होगा, 5 लीटर ब्लड की अगर बात करते हैं तो 5 लीटर ब्लड आपका जनरली कंसीडर होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद ब्लड का भी हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। ब्लड में
अभी तो पढ़ना तो बहुत कुछ है बच्चों। ब्लड ग्रुप में एक ब्लड में भी हम लोग डिफरेंट ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, RH फैक्टर पढ़ेंगे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, तो ये सारा चीज़ 1 बाय 1 हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बेसिकली ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कंसीडर करता है, जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्या, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा प्रेजेंट होगा, और एक चीज और आपका प्रेजेंट होगा, डेट इज आपका फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। नियरली 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए इसी में 2 पार्ट है आपका, डेट इज एक पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, एक है आपका प्लाज्मा। अभी हम लोग प्लाज्मा के बारे में करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, प्लाज्मा होगा, और एक होगा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड को हम लोग 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, या ये यूं कहें कि ब्लड को हम लोग 2 तरीके से डिस्कशन करके पढ़ेंगे। ब्लड में जो कंसीडर करेंगे, तो ब्लड का हम लोग जनरली पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ब्लड को। एक पार्ट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ब्लड का प्लाज्मा, दैट इज द प्लाज्मा फ्लूइड, ठीक है। और एक आपका पार्ट हो जाएगा, इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। एक सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए ब्लड, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ब्लड कितना है बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड कितना है, तो सर 5 लीटर ब्लड होता है बच्चों। कितना होता है बच्चों, 5 लीटर ब्लड होता है बॉडी के अंदर, और उसका 2 पार्ट में हम लोग कंसीडर करेंगे। 5 लीटर को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक होगा आपका प्लाज्मा और एक होगा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा कितना होगा, यहाँ पे जेन्युइन क्वेश्चन उठेगा कि सर प्लाज्मा कितना होगा, बॉडी में जो ब्लड है उस ब्लड में प्लाज्मा कितना है या फॉर्म्ड एलिमेंट कितना है, तो उसकी बात करते हैं। तो प्लाज्मा जनरली आपका होगा 55%। कितना होगा बच्चों, 55% ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा प्रेजेंट होगा। एंड आपका नियरली फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करेंगे तो फॉर्म्ड एलिमेंट आपका 45% होगा। कितना होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट आपका 45% होना है, ठीक है। तो अभी हम लोग हेडिंग स्टार्ट करेंगे आपका प्लाज्मा की, प्लाज्मा क्या है, कैसा दिखता है, ठीक है। इसके नेचर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या कंटेन करता है, क्या रोल प्ले करता है ब्लड में, ये सारी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग प्लाज्मा के टॉपिक में खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग जो हम अपना बना रहे हैं वो हम अपना हेडिंग बना रहे हैं प्लाज्मा। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा हो रहा है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं, जो सबसे पहला पॉइंट प्लाज्मा में होने वाला है वो ये होगा कि ये कितना कंटेन करता है। तो नियरली 55% ऑफ टोटल ब्लड जितना होगा, टोटल ब्लड का नियरली ये कितना कंटेन करेगा, 55% कंटेन करेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें बात करेंगे प्लाज्मा में, कि प्लाज्मा नियरली 55% तो कंसिडर हो रहा है, लेकिन इसका कलर क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कलर, कि प्लाज्मा दिखता कैसा है। तो जनरली समटाइम पीपल कॉल्ड इट एज अ स्ट्रॉ कलर्ड, ये स्ट्रॉ कलर्ड का होता है। मैं अपने आम बोलचाल की भाषा में कहता हूँ कि इट इज ऑफ अ पेल येलो कलर। ये कैसा कलर का होगा, पेल येलो कलर का होगा। ये पेल येलो कलर का एक विस्कस फ्लूइड है। कैसा होता है, चिपचिपा विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है ये, ठीक है बच्चों। तो पेल येलो कलर का विस्कस फ्लूइड, समटाइम ये जो पेल येलो लिखा गया बच्चे, इसे ही हम लोग स्ट्रॉ येलो भी बोलते हैं, ठीक है। कि ये स्ट्रॉ येलो कलर का प्रेजेंट होगा, विस्कस होगा, ठीक है। 55% होगा, पेल येलो कलर का होगा, स्ट्रॉ कलर का होगा। और जो थर्ड पॉइंट इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो 55% है, इस 55% का भी अलग कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। 55% में भी 90 to 92%, 90 से 92% या 90 to 92% ब्लड, ये आपका प्लाज्मा का 90 to 92% क्या कंसिडर किया जाएगा, वाटर कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद इसमें कंसिडर किया जाएगा 6 से 8% आपका प्रोटीन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। 6 to 8% प्रोटीन कंसिडर किया जाएगा। तो प्लाज्मा में नियरली हम लोग बात किए कि बच्चों प्लाज्मा नियरली 55% ऑफ टोटल ब्लड कंसिडर किया जाता है। येलो कलर का पेल येलो हम लोग बोले, या इसी को समटाइम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉ येलो, कि ये स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। जिसके अंदर 90 से 92% क्या प्रेजेंट होता है, पानी, दैट इज वाटर। और उसके बाद आप बात करते हैं तो 6 to 8% प्रेजेंट होता है इसके अंदर प्रोटीन,
ठीक है। कुछ मिनरल्स भी होते हैं प्रोटीन में, आपका फाइब्रिनोजेन है, अल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है। फाइब्रिनोजेन आपका काम करता है ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हेल्प करता है। अल्बुमिन की बात करते हैं तो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। और ग्लोबुलिन की बात करते हैं तो बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने में मदद करता है। अगर इसके बाद नेक्स्ट टू द पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट टू द पॉइंट में क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट टू द पॉइंट में आपका 6 to 8% प्रोटीन हो गया, और कुछ जो मिनरल है, मिनरल में जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा होता है। उसके साथ साथ आपका अमीनो एसिड भी है, ग्लूकोज भी है, लिपिड भी है, ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग 1 by 1 सारे प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन कैसे क्या रोल प्ले करता है, क्या रोल है प्रोटीन का, या यूं कहें कि क्या फंक्शन है प्रोटीन का, वो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग हेडिंग अभी डालने वाले हैं मेजर प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा। अभी जो हमारा हेडिंग होगा नेक्स्ट हेडिंग होगा प्लाज्मा में ही, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका मेजर प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा। मेजर प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का कितना प्रोटीन्स है, तो मेजर प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या क्या मेजर प्रोटीन्स है, ठीक है। प्रोटीन्स मैंने पहले ही बता दिया कि प्लाज्मा में प्रोटीन्स कितना परसेंट है बच्चों, तो 6 to 8% है सर। 6 to 8% प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो पहला प्रोटीन जो होगा वो क्या होगा आपका बच्चे, फाइब्रिनोजेन। क्या होगा, फाइब्रिनोजेन। दूसरा जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा, ग्लोबुलिन होगा सर, ग्लोब्यूलिन होगा, ठीक है। या पहले हम लोग चलिए अल्बुमिन को कंसीडर कर लेते हैं। चलिए, दूसरा जो होगा ALBUMIN अल्बुमिन होगा। और तीसरा जो प्रोटीन हम लोग कंसीडर करेंगे सर वो होगा आपका ग्लोब्यूलिन होगा। क्या होगा, ग्लोबुलिन होगा बच्चे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे फाइब्रिनोजेन पर बात करेंगे कि फाइब्रिनोजेन होता क्या है ना। तो फाइब्रिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है फाइब्रिन के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम ब्लड में बात करते हैं तो ब्लड के अंदर, जैसे अगर सिंपली सी बात करते हैं, whenever we meet any accident or we get suffer from any injury, there is a release of the blood। वहाँ पे क्या होगा, ब्लड का रिलीज होना है। अगर कोई भी इंजरी होते हैं, हमारा हाथ कटेगा या सर फटेगा या पैर टूटेगा, तो ऑटोमेटिकली रिलीज ऑफ ब्लड होना ही होना है। तो ब्लड रिलीज होगा, तो यहाँ पे जेन्युइन क्वेश्चन होता है, सर ब्लड तो रिलीज हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ कि ब्लड रिलीज होते होते बॉडी से ब्लड सारा रिलीज हो जाए। तो नेचर ने बहुत खूबसूरती के साथ इसे क्या किया है कि कंसीडर किया है कि वहां पे एक क्लॉटिंग फैक्टर दे दिया है। मतलब क्लॉटिंग फैक्टर क्या दे दिया, क्लॉटिंग फैक्टर में अगर हम बात करते हैं तो ब्लड को क्लॉट करवाना, ठीक है, यानी कि ब्लड को जमा देना। यानी जब बॉडी से जब ब्लड निकलने लगे तो उस समय ब्लड को क्या कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है। ये नेचर का फंडामेंटल है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन में अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइब्रिनोजेन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग और हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो फंक्शन की अगर बात करते हैं, फाइब्रिनोजेन के फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो फंक्शन में हम लोग ये समझेंगे कि फाइब्रिनोजेन इट हेल्प्स इन, ठीक है, इट हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इट हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, और इसी को हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड को क्लॉट करवाना या कोगुलेट करवाना, ठीक है। क्लॉट करवाना, थक्का जमाना, ब्लड का थक्का जमाना या क्लॉट करवाना ही काम है किसका, फाइब्रिनोजेन का। ये ऑलरेडी हमारे प्लाज्मा में यानी कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टू द पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो अल्बुमिन की बात करते हैं। तो अल्बुमिन का क्या फंक्शन है, अल्बुमिन के फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो अल्बुमिन का फंक्शन कहता है कि इट प्राइमरली हेल्प्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। इट प्राइमरली हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, डिफेंस mechanisms of the body। ये बॉडी का जो प्राइमरली डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी कि यूं कहें तो बॉडी पे किसी चीज का पैथोजेंस का अटैक हुआ तो उस अटैक में जो सबसे पहले हमें बचाएगा वो कौन बचाएगा, अल्बुमिन बचाएगा, ठीक है। वो अल्बुमिन मदद करता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टू द पॉइंट बात करते हैं तो ग्लोबुलिन की बात करते हैं। तो ग्लोबुलिन क्या करता है, तो ग्लोबुलिन के फंक्शंस की बात करते हैं बच्चे। तो फंक्शन में कहता है आपका इट हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है।
तो अभी ये क्या ग्लोबुलिन क्या कर रहा है, ग्लोबुलिन क्या करेगा बच्चे, ग्लोबुलिन करेगा आपका हेल्प करेगा ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में, यानी कि बॉडी के अंदर जो भी मिनरल्स हैं या जो भी मिनरल्स हैं बॉडी के अंदर, उन सभी मिनरल्स का एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखने में ग्लोबुलिन क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, प्लाज्मा के बारे में देखा है। प्लाज्मा नियरली आपका 55% ऑफ द टोटल ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें 90 to 92% वाटर होते हैं और 6 to 8% प्रोटीन होते हैं। दीज आर द मेजर प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा विच आर जनरली प्रेजेंट हियर। फर्स्ट वन इज द फाइब्रिनोजेन। पहला क्या है, फाइब्रिनोजेन है, विच वर्क्स एज व्हाट, विच हेल्प्स इन द कोगुलेशन और द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। यानी ये हेल्प कर रहा है, ये मदद कर रहा है किस काम के लिए, तो ब्लड को थक्का जमाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अल्बुमिन क्या कर रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है प्राइमरली डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। और ग्लोबुलिन क्या कर रहा है, तो ग्लोबुलिन मदद कर रहा है बॉडी को आपका ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में, यानी कि बॉडी के अंदर जो आपका माइक्रोच्यूरेशन के कारण जो भी आपका, या यूं कहीं यूरिनेशन के कारण जो बॉडी का बैलेंस है, यानी जो मिनरल्स का बैलेंस है, वो सब बनाए रखने में मदद करता है। चलिए, तो 3 पार्ट हो गए, 3 पॉइंट हो गए प्लाज्मा में। चौथा पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे कि प्लाज्मा एल्सो कंसीडर सम मिनरल्स, यानी कि प्लाज्मा के अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं। तो कौन मिनरल्स हैं, तो अब मेजर प्रोटीन्स के जगह पे हो जाएंगे मेजर मिनरल्स ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, तो अब हो जाएगा मेजर प्रोटीन के जगह पे हम लोग करेंगे अभी मेजर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स, और ये 6 से 8% नहीं रहेगा। ठीक है, मेजर मिनरल्स ऑफ प्लाज्मा, अभी हम लोग करेंगे मेजर मिनरल्स ऑफ प्लाज्मा। तो मेजर मिनरल्स में सबसे पहले आपका आ जाएगा सोडियम। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा आपका सोडियम, दूसरा आ जाएगा आपका कैल्शियम, तीसरा आपका आ जाएगा मैग्नीशियम, जिसको हम लोग Mg+ बोल रहे हैं। ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा HCO3, दैट इज द माइनस, दैट इज द बाइकार्बोनेट। इसके साथ साथ इसमें आ जाएगा अमीनो एसिड, इसके साथ साथ इसमें आ जाएगा आपका अमीनो एसिड। उसके साथ साथ अगर छठे की अगर हम लोग बात करते हैं, तो छठा पार्ट इसमें जो आएगा आपका आएगा लिपिड। ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स आर प्रेजेंट इन द मिनरल फॉर्म्स इनसाइड द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर ये सारा कुछ, जैसे कि आपका अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन उठता है कि सर व्हाट आर द मेजर मिनरल्स ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा में 90 से 92% पानी प्रेजेंट होगा, 6 से 8% प्रोटीन प्रेजेंट होगा। प्रोटीन में भी फाइब्रिनोजेन होगा, ग्लोबुलिन होगा, अल्बुमिन होगा। और अगर हम लोग मिनरल्स की बात करते हैं तो सोडियम होगा, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, लिपिड हो गया। ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड इनसाइड द प्लाज्मा। ठीक है, ये सब प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टू द पॉइंट करेंगे कि देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको फाइब्रिनोजेन के बारे में बताया, तो प्लाज्मा के अंदर ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट, सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर, जो ब्लड को क्लॉट करवाएंगे, ब्लड को जमाने के लिए मदद करेंगे, ब्लड को जमने में मदद करेंगे। बट ऑल दीज आर इन द इनएक्टिव फॉर्म। वो सारे जो आपके फैक्टर्स हैं जो हेल्पफुल होंगे कोगुलेशन ऑफ द ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, वो सब इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। और वैसा ब्लड जिसके अंदर प्लाज्मा है लेकिन उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है, तो दैट ब्लड इज कॉल्ड द सीरम। वैसे ब्लड को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे, यानी कि अ ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कंसीडर्ड एज द सीरम। ठीक है, वैसा ब्लड जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये ब्लड क्या है, सीरम है। ठीक है, तो अब ये प्लाज्मा वाला पार्ट आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। सीरम वाला पार्ट जो है, सीरम से देखिएगा कि अक्सर नीट वगैरह में अक्सर क्वेश्चन आते रहता है। कभी कभी तो मेजर मिनरल्स में भी पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। कभी कभी आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, बाइकार्बोनेट है, अमीनो एसिड है, लिपिड्स है, ये सब कुछ मेजर मिनरल्स हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसी का देखिए सेकेंड पार्ट है, ब्लड का ही सेकेंड पार्ट है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। उन सभी फॉर्म्ड एलिमेंट्स को अभी हम लोग चलेंगे, उसी फॉर्म्ड एलिमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करेंगे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट अभी चलिए, तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट हमारा था फॉर्म्ड एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारा है फॉर्म्ड एलिमेंट, है ना। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो हम बात करेंगे
कि नियरली फॉर्म्ड एलिमेंट जो होगा आपका 45% ऑफ टोटल ब्लड, ठीक है, 45% ऑफ टोटल ब्लड, हमारे बॉडी में जितना ब्लड होगा उसका 45% क्या होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट होगा, पहला चीज। चलिए इसके बाद जो हम लोग इसमें करेंगे इरिथ्रोसाइट्स, उसके बाद आपका आ गया ल्यूकोसाइट्स, फिर आ गया आपका थ्रोम्बोसाइट्स टुगेदर कंसीडर्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट। तो देखिए अभी हमने क्या बताया, जैसा कि हम लोगों ने प्लाज्मा में देखा था कि प्लाज्मा 45% टोटल ब्लड का 55% टोटल ब्लड का प्लाज्मा था, लेकिन फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट ओनली 45% क्या होगा, टोटल ब्लड का, ब्लड जितना भी है हमारे बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, तो 5 लीटर ब्लड का आपका 45% सिर्फ क्या होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट होगा, ठीक है। चलिए अब इरिथ्रोसाइट्स हो गया आपका, ल्यूकोसाइट्स हो गया आपका, और थ्रोम्बोसाइट्स हो गया आपका, ये तीनों को मिला करके बन जाता है आपका क्या, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ये तीनों को मिला करके हम लोग कंसीडर टुगेदर क्या करते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। ये फॉर्म्ड एलिमेंट इक्वल्स टू इरिथ्रोसाइट्स प्लस ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट होगा कि आरबीसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोल रहे हैं। आरबीसी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे तो आपका हो गया, आपका अगला हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स इक्वल्स टू डब्ल्यूबीसी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका थ्रोम्बोसाइट्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं PLATLETS, प्लेटलेट्स, ठीक है। यानी कि बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है जरूर, लेकिन इसमें 3 पार्ट कंसीडर हम लोग करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट्स होगा, है ना। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी को ही हम लोग इरिथ्रोसाइट्स बोल रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स को हम लोग डब्ल्यूबीसी बोल रहे हैं और थ्रोम्बोसाइट्स को हम लोग प्लेटलेट्स बोल रहे हैं। चलिए तो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा आपका इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी। हम लोग आज जो यानी कि आज के क्लास का जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा इरिथ्रोसाइट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट में ही हम लोग अभी पढ़ेंगे ERYTHROCTES, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स को हम लोग लिख सकते हैं, पहला पॉइंट कि इट इज एल्सो कॉल्ड आरबीसी। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, आरबीसी बोल सकते हैं, रेड बोन सेल्स बोल सकते हैं। ये बनता कहाँ है, सबसे पहली बात ये बनता कहाँ है, तो इट इज़ फॉर्म्ड इन, सबसे दूसरा पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे, इट इज फॉर्म्ड इन, ये बनेगा फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, ठीक है। ये रेड बोन मैरो में बनेगा, कहाँ बनेगा, रेड बोन मैरो में बनेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आरबीसी, इट इज फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, ये रेड बोन मैरो में बनेगा। चलिए इसके बाद इट इज डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब क्या हो गया बच्चों, मतलब सिंपल हो गया कि ये न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। इट इज डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आरबीसी क्या होगा, कंप्लीट एब्सेंट होगा, है ना। तो इरिथ्रोसाइट्स अभी फॉर्म्ड एलिमेंट में हम लोग देखें कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स तीनों को मिला करके आपका फॉर्म्ड एलिमेंट बना हुआ होता है और 45% टोटल ब्लड का होता है, ठीक है। और ये आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स में बात कर रहे हैं हम लोग, तो इरिथ्रोसाइट्स को ही हम लोग आरबीसी बोल रहे हैं। आरबीसी बनता है आपका रेड बोन मैरो में, ठीक है। और ये डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियस होता है, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करें, इसके संख्या की बात करेंगे कि कितनी संख्या है आरबीसी की, तो 5 to 5.5 mm - 3 क्यूब ऑफ ब्लड होगा, ठीक है। यानी कि इतना लैक्स आरबीसी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है पर 100 ml। इसको और ठीक कर सकते हैं हम लोग, पर
100 ml ऑफ ब्लड में इतना आरबीसी आपका क्या होगा कि प्रेजेंट होगा। 5 to 5.5 मिलियन mm³ ऑफ पर 100 ml ब्लड में ये प्रेजेंट होगा इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, देखिए आरबीसी की बात करते हैं तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ताकि ये आरबीसी जनरली आपको क्या करता है, ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोले तो ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन, यानी हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके जो जाता है रिस्पायरेटरी गैसेस को कैरी फॉरवर्ड करने में या ट्रांसपोर्टेशन करवाने में जो मदद करता है वो है आपका इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, यानी आरबीसी मदद करता है उसमें। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टू द पॉइंट इसमें बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है कि इट कंटेन्स अ रेड कलर्ड पिगमेंट, इट कंटेन्स अ रेड कलर्ड पिगमेंट। ये कंटेन क्या करता है, एक रेड कलर्ड पिगमेंट को कंटेन करता है कॉल्ड हेमोग्लोबिन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं। रेड कलर पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, ये रेड कलर का पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में हम लोग कह सकते हैं कि हेमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, हीम जोड़ ग्लोबिन। हीमो मतलब होता है आयरन एंड ग्लोबिन मतलब ग्लोब्यूल्स, यानी कि आयरन के ग्लोब्यूल्स। यानी कि ये जो आपका हेमोग्लोबिन होगा ये रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कैरी करता है किसको, ऑक्सीजन को, और वो बना देता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करेगा कि ऑक्सीजन को कैरी करने में, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। तो ये हेमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होगा, आरबीसी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब इसका सेकेंड पार्ट इरिथ्रोसाइट्स के बाद जब हम लोग लिकोसाइट्स देखेंगे, डेट इज कि आपका जब हम डब्ल्यूबीसी देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी में हम लोग देखेंगे कि उसमें ये नहीं होता है, मतलब हेमोग्लोबिन उसमें एब्सेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसकी संख्या भी इतनी नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इरिथ्रोसाइट्स। बेसिकली अभी हम जो ये पहला क्लास है, अभी इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है हमारा, तो इसमें हम लोगों ने ये सब कुछ देखा। ठीक है, इसके बाद अगले क्लास में हम लोग लिकोसाइट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ठीक है, थैंक यू बच्चों।